तो झारखंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ट्रैकर में आपका स्वागत है। तो जैसा हमारा क्लास चल रहा है झारखंड के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो हमारा जो जनजातियों का था 32 जनजाति, उसमें से 10 जनजातियों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, तो आज 11वें जनजाति के ऊपर आते हैं, तो क्लास स्टार्ट होता है। तो पहला हमारा जनजाति जो है वो गोंड है। ठीक है, आज हम गोंड के बारे में पढ़ेंगे। गोंड जो है ये भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हमारी गोंड है। ठीक है, कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भारत में कौन है? गोंड है। ये झारखंड में 11वें नंबर पे है, लेकिन भारत में 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति गोंड है। ठीक है, ये द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। ठीक है, द्रविड़ प्रजातीय समूह से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये याद रखिए, गोंड सर्वाधिक जनसंख्या, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, ये द्रविड़ प्रजाति में ये 3 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। पहला राजगोंड, जिसे अभिजात्य वर्ग कहा जाता है। दूसरा पटेल गोंड, जिसे जमींदार वर्ग कहा जाता है। और तीसरा धुरगोंड या कमियाँ। ठीक है, ये खेतीहर मजदूर होते हैं। तो धुरगोंड या कमियाँ खेतीहर मजदूर होते हैं। पटेल गोंड जमींदार वर्ग होते हैं और राजगोंड अभिजात्य वर्ग होते हैं। तो 3 वर्गों में विभाजित है गोंड। और इनका युवा गृह भी होता है, उसे घोटुल कहते हैं या गोटल कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है घोटुल या गोटल। अगर एग्ज़ाम्स में आते हैं कि ये गोंड जनजाति के युवा गृह को क्या कहते हैं, तो घोटुल कहते हैं या गोटल कहते हैं। ठीक है, इनका संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार की प्रथा है, जिसको भाई बंद या भाई बिरादरी कहते हैं। ठीक है, भाई बंद या भाई बिरादरी इनके संयुक्त परिवार की प्रथा को कहते हैं। इनमें चचेरी फुफेरी ममेरी बहन से शादी करने की प्राथमिकता देते हैं, जिसे ये दूध लौटावा विवाह कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है दूध लौटावा विवाह किस में होता है, किस जनजाति में होता है, तो वो हमारे गोंड जनजाति में होते हैं। गोंड, इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये भारत में रहने वाली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, इसलिए ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारा संथाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमारे जो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, उससे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो दूध लौटावा विवाह किस में होते हैं? गोंड में होते हैं। ठीक है, ये इनकी अर्थव्यवस्था कृषि पे निर्भर है, ज़्यादातर कृषि पे निर्भर है। और ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, जाकर कृषि करना, तो उसे झूम खेती कहते हैं। ठीक है, झूम खेती करते हैं गोंड, स्थानांतरित कृषि, जिसे ये दीपा या बेवार कहते हैं। ठीक है, दीपा या बेवार, ये झूम खेती को स्थानांतरित कृषि जिसे कहा जाता है उसे कहते हैं। अब इनके प्रमुख देवता के बारे में हम जान लेते हैं। तो प्रमुख देवता ठाकुर देव है, जो सूर्य के प्रतिरूप हैं। ठीक है, सूर्य के प्रतिरूप है ठाकुर देव, गोंड देवता, गोंड लोगों की। ठीक है, और इसे बूढ़ा देव भी लोग कहते हैं। और एक जैसे ठाकुर देव है, एक ठाकुर देई इनकी देवी है, जैसे धरती देवी कहा जाता है। ठीक है, और फरसा पेन देव है इनके, कुल देवता को फरसा पेन बोला जाता है। फरसा पेन कुल देवता है। इनके धार्मिक प्रधान को कहा जाता है फरदंग या चारण। ठीक है, फरदंग या चारण धार्मिक प्रधान होते हैं। किनके होते हैं? तो ये गोंड जनजाति के होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने झारखंड की 12वें नंबर की जनजाति की तरफ आते हैं। तो उनका नाम है चेरो। ठीक है, चेरो जनजाति जो है हमारे झारखंड में 12वें नंबर पे है। और ये द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। और इनका सबसे ज़्यादा जमाव जो है झारखंड में, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जमाव, मतलब चेरो जनजाति का सबसे ज़्यादा जमाव जो है वो पलामू क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, पलामू क्षेत्र में। ये अपने आप को चौहान राजपूत मानते हैं और ये अपने नाम के आखिर में सिंह लगाते हैं। और चौहान शब्द इन्होंने चवन से लिया है। चवन, ये अपने आप को चवन ऋषि के वंशज मानते हैं, इसलिए ये चवन शब्द
वहीं से लिया है, और ये चौहान शब्द इन्होंने च्यवन से लिया हुआ है, ठीक है। तो चौहान शब्द च्यवन से लिया है। च्यवन इसलिए कहाँ से लिया है, तो च्यवन ऋषि के वंशज मानते हैं, इसलिए ये चौहान लिखते हैं, ठीक है। तो चेरो जो है ये अपने आप को चौहान राजपूत मानते हैं, द्रविड़ में आते हैं। इनके 7 गोत्र होते हैं, जिसे ये किल्ली कहते हैं। किल्ली इंपॉर्टेंट है, गोत्र को कहा जाता है। एग्ज़ाम में अगर आता है कि किल्ली किसे कहा जाता है, तो किल्ली गोत्र को कहा जाता है। ये सब छोटा छोटा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं, और इसे अच्छे से याद करके रखिए। वधु मूल्य को दस्तूरी ये लोग कहते हैं। चेरो लोग क्या कहते हैं, वधु मूल्य को दस्तूरी कहते हैं, ठीक है। विवाह इनका 3 तरह का होता है, एक डोला, एक घराऊँ, एक चढ़ाऊँ। अन्य जनजाति की तरह इनके विवाह में थोड़ा सा अंतर आता है, और ये तिलक चढ़ाते हैं, ठीक है। शादी में तिलक चढ़ाते हैं। डोला और घराऊँ जो है ये इनका 2 विवाह है जो थोड़े गरीब लोग करते हैं इनमें। और इसमें क्या होता है कि जो वर जिधर रहता है, वधू लोग उधर ही जाते हैं और वर के घर में शादी करते हैं। और चढ़ाव विवाह में क्या होता है कि वर आता है वधू को लेने, ठीक है। और चेरो जनजाति का पंचायत जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भैयारी पंचायत, ठीक है। भैयारी पंचायत कहलाता है चेरो जनजाति का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, है ना। भैयारी पंचायत किस में होते हैं, तो चेरो जनजाति में होते हैं, ठीक है। और ये इनके देवी देवता हैं शिव पार्वती नॉर्मल हैं। और अब हम आते हैं 13वें नंबर पे, चिकबड़ाइक पे। चिकबड़ाइक हमारे झारखंड में एक बुनकर की जनजाति है, ठीक है। बुनकर मतलब ये कपड़ा वगैरह बुनते हैं, ठीक है। तो इनका अर्थव्यवस्था चेरो का एक अर्थव्यवस्था जान लीजिए कि ये कृषि पे निर्भर है, ठीक है। ये कृषि करते हैं, ये मजदूरी करना इन्हें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये मजदूरी में नहीं करते, ये कृषि में ही सिर्फ करते हैं। और चिकबड़ाइक का हम पढ़ रहे थे, तो चिकबड़ाइक एक बुनकर जनजाति है, द्रविड़ में आती है, और इनका मुख्य व्यवसाय कपड़ा बनाना है। ये 2 वर्गों में विभाजित है, बड़ गोड़ही, ठीक है, बड़ गोड़ही और छोट गोड़ही। बड़ गोड़ही मतलब बड़ जात, छोट गोड़ही को छोट जात बोला जाता है, ठीक है। और जैसे अखरा वखरा सब में होता है, ठीक है। अखरा क्या होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्ज़ाम में आता है, तो इसे भी याद कर लीजिए। अखरा जो होता है वो नित्य स्थल होता है, ठीक है। तो चिकबड़ाइक में अखरा नित्य स्थल, ठीक है। अखरा मतलब नित्य स्थल नहीं होता है। पंचायत व्यवस्था जैसे सभी में हम देखते आ रहे थे, ठीक है। जैसे चेरो की जनजातीय पंचायत व्यवस्था जो है भैयारी पंचायत है, तो चिकबड़ाइक में वैसी कोई पंचायत व्यवस्था नहीं मिलती है, ठीक है। तो पंचायत व्यवस्था भी नहीं है और अखरा भी नहीं है। इसमें 3 गोत्र होते हैं चिकबड़ाइक में। इसमें पुनर्विवाह या जैसे डिवोर्स होता है या विडो होता है, उस टाइप का जो विवाह होता है इन जनजातियों में संगाई कहलाता है, ठीक है। संगाई कहलाता है। और शुरू से हम अभी तक देख रहे थे, तो ये वर्ड सब इम्पॉर्टेंट है, वर्ड से ही एग्ज़ाम में आ जाता है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ढुमकुड़िया मतलब क्या है, युवागृह है। घोटुल मतलब क्या है, युवागृह है। तो ये छोटे छोटे वर्ड को आप पकड़ कर रखें और उसे समझते रहें, एग्ज़ाम में उससे बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। किल्ली मतलब गोत्र होता है। तो ये सब एक तरह से आप समझते जा रहे हो और आपको अच्छे से समझ में आते जा रहा है। एग्ज़ाम में ये सब पॉइंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कुछ आता है। लेकिन जब लाइव क्लासेस आप लोग के चलेंगे और डिटेल में स्टडी होंगे, तो उस समय बहुत चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। वो सब सिलेबस का एक एक पॉइंट को कवर कर लिया जाएगा, और अच्छे से डीप नॉलेज की JPSC के लेवल से, ठीक है। तो अभी हम जनजाति में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 14 नंबर की जनजाति सौरिया पहाड़िया के बारे में। सौरिया पहाड़िया जो है ये बहुत पहले से झारखंड में बसी हुई है, इसे आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। ये प्रोटोएस्ट्रोलाइड में आते हैं, ठीक है। आदिम जनजाति का दर्जा मिला हुआ, आदिम जनजाति कहते हैं। सौरिया पहाड़िया अपने को मलेर कहते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मलेर कहते हैं। तो एग्ज़ाम में आएंगे, मलेर कौन सी जनजाति अपने आप को कहती है, तो सौरिया पहाड़िया अपने आप को मलेर कहती है, ठीक है। संथाल परगना के ये आदि निवासी माने जाते हैं। संथाल परगना के आदि निवासी माने जाते हैं, और संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत इनका जमाव है।
तो कहाँ कहाँ है संथाल परगना? संथाल परगना प्रमंडल कहाँ का है? दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जगह है संथाल परगना प्रमंडल में। दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़। ठीक है, और गोत्र नहीं होता है इनमें। युवागृह होता है, कोड़वा, इम्पॉर्टेंट। युवागृह क्या होता है? कोड़वा होता है युवागृह, कोड़वा। ठीक है, गोदना प्रथा है इनमें। जैसे आज आप लोग देखते हैं मार्केट में ये टैटू वगैरह का स्टाइल चला है, उसे गोदना कहते हैं। ठीक है, और ये गोदना का परंपरा मिलता है इन लोगों में, गोदना प्रथा चलता है। ठीक है, गांव का मुखिया को शियनार कहते हैं। ठीक है, शियनार कहते हैं। और भंडारी और गोड़ैत जो है वो संदेश वाहक होते हैं। ठीक है, गांव का मुखिया शियनार, भंडारी या गोड़ैत संदेश वाहक होते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मांझी बोला जाता है, और धार्मिक प्रधान को भी इनका मांझी ही बोला जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष रहते हैं उन्हें मांझी कहा जाता है, और धार्मिक प्रधान भी जो इनके रहते हैं इन्हें मांझी कहा जाता है। लहू गोसाई इनके देवता हैं। ठीक है, और ये स्थानांतरित खेती करते हैं। ठीक है, जैसे झूम खेती कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि मतलब स्थानांतरित खेती मतलब झूम खेती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके खेती करते हैं तो उसे झूम खेती कहा जाता है। जिन्हें ये लोग कोरवा बोलते हैं, कुरवा। ठीक है, तो कुरवा इंपॉर्टेंट है। कुरवा किसे कहा जाता है? झूम खेती को कहा जाता है। झूम खेती किसे कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि जो होता है ये एक जगह या दूसरे जगह पे, तो उसे झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, तो ये सौरिया पहाड़िया के बारे में हो गया, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अब हम 15वें नंबर पे आते हैं, करमाली पे। करमाली जनजाति पे आते हैं। करमाली जनजाति अपने आप को सदान कहती है। 7 गोत्र होते हैं और एस्ट्रोलॉइड में आते हैं। ठीक है, करमाली एस्ट्रोलॉइड में आते हैं, अपने आप को सदान कहते हैं। एक लिस्ट था पहले वीडियो में, आप लोगों ने देखा था कौन कौन अपने आप को सदान कहते हैं, और कौन कौन प्रोटोएस्ट्रॉइड है, और कौन कौन एस्ट्रोलॉइड है, कौन आदिम जनजाति में आते हैं। ठीक है, तो वो लिस्ट जो था वो आप लोग देखते रहिएगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उससे 3200 जनजाति का आपका एक ओवरव्यू मिल जाएगा अच्छे से। ठीक है, कौन किस में आते हैं, लेकिन फिर भी मैं बार बार यहाँ रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि आप लोगों को याद होते जाए। तो करमाली के बारे में पढ़ रहे थे। सौरिया पहाड़िया के बारे में एक बात बता देते हैं कि ये सौरिया पहाड़िया पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ों के बीच में अपने छोटे छोटे घर बना के एक बस्ती बनाकर रहते हैं। हालांकि अब ये समय के साथ नीचे स्थान पे आ गए हैं और खेती करने लगे हैं, लेकिन पहले ऊपर ऐसे बसे रहते थे। ठीक है, करमाली पे आते हैं। करमाली अपने आप को सदान कहते हैं, एस्ट्रोलॉइड में आते हैं। 7 गोत्र होता है इनका, और इनका वधु मूल को हठुआ कहा जाता है। ठीक है, हठुआ क्या है? तो वधु मूल्य है किसका? करमाली का। ठीक है, करमाली जनजाति का वधु मूल्य हठुआ है। ठीक है, करमाली जनजाति का प्रधान को मालिक कहा जाता है। ठीक है, और ये दस्तकार जनजाति है, दस्तकार जनजाति है, और ये लोहा गलाना एवं उससे औजार बनाना इनकी कला है। तो करमाली की अर्थव्यवस्था जो देखें तो इनकी क्या है करमाली की? तो ये लोहा गलाते हैं और उससे औजार बनाते हैं। ठीक है, और ये दस्तकार हैं, दस्तकार जनजाति है। इनके देवता सिंह बोंगा हैं, और धार्मिक प्रधान को पाहन या नाया कहा जाता है। पाहन या नाया कहा जाता है धार्मिक प्रधान को करमाली के। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर धार्मिक प्रधान पाहन मतलब जो धार्मिक प्रधान पंडित होते हैं, है ना, ये सब छोटा छोटा चीज़ से पकड़िएगा। गोसाई जैसे किसी भी शब्द में गोसाई आता है तो ये लोग के भगवान होते हैं। ठीक है, भगवान को गोसाई, तो एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्प करेगा, ये छोटा छोटा वर्ड आपका। युवागृह जो होता है कोड़वा होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोरा जनजाति के बारे में। ठीक है, कोरा जनजाति जो है ये 16वें नंबर की हमारी जनजाति है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। कोरा जनजाति ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आती है, और गोत्र को गुस्टी कहा जाता है इनमें। इम्पॉर्टेंट है, गोत्र को
गुष्टी कहा जाता है। किस में कहा जाता है गोत्र को गुष्टी? जैसे हम देखते आ रहे थे, जैसे गोत्र को किल्ली कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ एक नया वर्ड निकल के आ रहा है, गोत्र को गुष्टी कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें गोत्र को गुष्टी कहा जाता है। कोरा जनजाति में, कोरा जनजाति में गोत्र को गुष्टी कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा आप लोग। युवागृह गितियोड़ा है, युवागृह है इन लोगों में, तो गितियोड़ा है, ठीक है। कोरा गांव का प्रधान जो होता है उसे महतो कहते हैं। धार्मिक प्रधान जो होता है ये बैगा होता है, ठीक है। आर्थिक, इनका जो आर्थिक जीवन है इस जनजाति का वो शिकार पे निर्भर है। कोरा जनजाति का आर्थिक स्थिति जो है वो शिकार पे निर्भर है, ठीक है। ये शिकार करते हैं। अब हम देखते हैं परहिया के बारे में। 17 नंबर की जनजाति जो है परहिया, ये अपने आप को आदिम जनजाति हैं, ठीक है। आदिम जनजाति का दर्जा इन्हें मिला हुआ है और ये पलामू क्षेत्र में फैले हुए, पलामू क्षेत्र में आपको मिलेंगे। और इनके भी धार्मिक प्रधान जो हैं ये बैगा हैं और आराध्य जो है इनकी धरती है, आराध्य धरती है, ठीक है। इनमें गोत्र नहीं होता, परहिया जनजाति में गोत्र नहीं होता है। नातेदारी प्रथा इनकी हिंदुओं से मिलती है और आर्थिक आधार इनका जंगल है, ठीक है। आर्थिक आधार इनका क्या है, ये जंगल में ही रहते हैं और जंगल से ही सब जो भी मिलता है वो, जैसे ये पहाड़ों पे निवास करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपका जंगल कानून आया जो, तो उसके बाद से ये जनजातियां जो हैं ये जंगल पे नहीं रहती हैं, अब ये नीचे धरातल पर आ गई है और पहाड़ों से नीचे उतर गई है और मैदानी क्षेत्र में रहने लगी है। लेकिन जैसा इनका मतलब पहले से चलता आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं ये आदिम जनजाति और ये पहाड़ों पे निवास करती हैं और आर्थिक आधार इनका जंगल ही है। जंगल से जो आपको लाह वगैरह मिलता है, गोंद वगैरह मिलता है, ये पहाड़ों से उसके ही ये करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो पहाड़ों से जो हमारा लाह वगैरह मिलता है वो सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये पहाड़ों पे लाह वगैरह इंतज़ाम करते हैं, गोंद वगैरह, ठीक है। तो अब ये नीचे आ गए हैं। अब हम 18वें नंबर पे पहुंचते हैं और कोरा जनजाति के बारे में देखते हैं। कोरवा, ठीक है। कोरा हम ऊपर देखें, परहिया देखें और कोरवा, कोरवा जनजाति देखते हैं। और ये कोरवा भी आदिम है। देखिए कोरा और कोरवा, ठीक है। कोरा और कोरवा में बहुत अंतर है। ये देखिएगा, कोरवा जो है आदिम जनजाति है, ये भी प्रोटोएस्ट्रोलाइड है। 2 शाखाएं होती है इसकी, डिहरिया कोरवा जो मैदानी भाग में रहते हैं और पहाड़िया कोरवा। डिहरिया कोरवा और पहाड़िया कोरवा, पहाड़िया कोरवा पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और डिहरिया कोरवा मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। चढ़के विवाह जैसा हम उन लोगों में देखे थे, चेरों में देखे थे, ठीक है। चढ़कर विवाह, डोला विवाह, ठीक है, इनमें है। चढ़कर विवाह में क्या होता है, कन्या के घर जाकर वधु वर पक्ष शादी करता है। और डोला में क्या होता है कि वर के घर में वधु आती है शादी करने। इनकी भी पंचायत चेरों जैसी है, भैयारी पंचायत है, ठीक है। जनजातीय पंचायत जो है इनकी भैयारी है, ठीक है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैसा आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ, तो हम जनजातियों के बारे में जैसा पढ़ रहे हैं, हमें जैसे एक ही तरह के वर्ड मिल रहे हैं जिससे हमें बहुत आसानी हो रही है समझने में, है ना। तो मैं जैसा कहा था कि जनजातियों से अगर हम शुरू करते हैं अपने क्लास को, तो आगे झारखंड में बाकी जैसे इनके नृत्य, इनकी कला और जो झारखंड के इतिहास है, अगर हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो जो वर्ड सब है हमारे बहुत हेल्प करेंगे। और ये वर्ड भी एग्ज़ाम में आते हैं और हमारा जो फ्लो रहेगा समझने का बाकी आगे का, वो बहुत सरल रहेगा, ठीक है, हमारा समझना। तो ये जनजातियों की क्लास को आप मिस मत कीजिएगा, है ना। तो डिफ़ाइन करना और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है हमने और हम अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारा 18 जनजाति के बारे में हो गया है और हमारा 14 जनजाति जो है नेक्स्ट क्लास में, वो 14 जनजाति के बारे में हम आपको डिफ़ाइन करेंगे, है ना। और आप समझने की कोशिश कीजिएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे हम और अच्छे से पढ़ाएं आप लोगों को और आप लोग जुड़ें और हमारे साथ पढ़ें। थैंक यू।